हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पॉइंट क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का भूगोल, जिसमें हमारा दूसरा लेसन चल रहा है। दूसरे लेसन का नाम है हमारा भारत का भौतिक स्वरूप। तो हम लोग ने पहले पार्ट में देख लिया था भारत का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, किस किस तरह के यहाँ पे भूमि होती हैं, कितने पहाड़ हैं। हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके थे, जिसमें हमने देखा था सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है हिमालय का। उसके बाद कौन कौन से हिमालय के कौन कौन से भाग भारत में हैं, कौन कौन से भाग नेपाल में हैं। चलिए हम आगे का टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। यानी जो हिमाद्री है ना, हिमाद्री का दक्षिण में जो श्रृंखला है वो सबसे ज़्यादा अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। यानी जो श्रृंखलाएं हैं वो कैसे बनी हैं, वो अत्यधिक संपीड़ित यानी बहुत ज़्यादा दबाव तथा परिवर्तित शैलों, वहाँ की जो शैल यानी जो चट्टानें हैं वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित हैं और बहुत ही अधिक संपीड़ित और बहुत ही ज़्यादा दबाव से उन श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है। इनकी ऊंचाई की बात करें तो इनकी ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। अगर औसत की बात करें तो कितना है, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है और इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है। जबकि पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी, जो पंजाब में पीर श्रृंखला है वो सबसे लंबी है तथा सबसे महत्वपूर्ण संख्या है। ये कहाँ पे है, ये पंजाब में। धौलाधर की बात करें तो धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। आपका जो धौलाधर है और जो महाभारत श्रृंखला ये भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। अगर हम बात करें तो इसी वाली श्रृंखला में हमारे कश्मीर की घाटियाँ भी आती हैं और हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ आ जाती हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। यानी जो इतना एरिया है ना, वो हम लोग उस एरिया को किस नाम से जानते हैं, पहाड़ी नगरों के नाम से जानते हैं। फिगर में देखिए आप लोग, जैसे ये जो हमारा एरिया है ना, ये वाला, इन्हीं की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय का सबसे आउट यानी बाहरी एरिया है ना, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, शिवालिक के नाम से जानते हैं। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। यानी इनकी चौड़ाई की बात करें 10 से 50 किलोमीटर है, ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1100 मीटर के बीच इनकी क्या है, ऊंचाई है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये कैसे बनी हैं, ये उत्तर में स्थित जो हिमालय है, हमारा जो मुख्य हिमालय, उनकी श्रृंखलाओं से जो नदियां आई हैं उन नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी होती हैं। किस किस चीज़ से, बजरी से या जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। यानी जो हमारा निम्न हिमाचल है और जो शिवालिक है, उन दोनों के बीच जो लंबवत यानी एक जो सीधी हम लोग लंबवत रेखा खींच देते परपेंडिकुलर, वहाँ पे घाटी को, वहाँ की जो घाटी उसको हम लोग दून के नाम से जानते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक, देहरादून का नाम आप लोग सुने होंगे। इसी तरीके से हमारा कोटली दून भी और क्या है, पाटली दून है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे क्या है, आगे कह रहा है इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। यानी हम लोग क्या पढ़े हैं कि ये जो उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त, हम लोग अभी उत्तर और दक्षिण का एरिया पढ़े हैं, अभी हम लोग को और क्या पढ़ना है, पश्चिम और पूर्व वाला भी एरिया इनका पढ़ना है। इसे भी डिवाइड किया गया है। चलिए इनको देखते हैं। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। इनका जो वर्गीकरण किया गया है ना, पश्चिम से पूर्व वाला, इनका वर्गीकरण हम लोग नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर करते हैं। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो सतलुज है और जो सिंधु है, उनके बीच का जो हिमालय है ना, उनको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।
इस आइलैंड को रिपीट कर रहे हैं कि जो हमारा सतलुज और सिंधु के बीच का स्थान है उसे हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन पश्चिम से पूरा अगर पूर्व पश्चिम वाले की बात करें ना तो उन्हें हम लोग कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो हमारे सतलुज है और जो काली नदियां हैं इनके बीच जो जगह आता है उसे हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं जो काली है और तीस्ता नदियां हैं और नेपाल का हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। रिपीट कर रहे हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। जो काली और तीस्ता नदियां हैं ना वो हिमालय का सीमांकन करती हैं और तीस्ता तथा दिहांग जो नदियां हैं वो असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता करिए। आप देखिए हिमालय के कौन कौन से क्षेत्र हैं उनका आप नाम जानिए कि किस किस नाम से उन्हें जाना जाता है उनके आसपास के क्षेत्र में। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र हमारी है ना हिमालय की सबसे पूर्वी वाली सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड जिसे गार्ज भी कहते हैं, इसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पूर्व श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे वो जो हमारा ब्रह्मपुत्र, हम लोग अभी देखें कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड के बाद जो दिहांग महाखड्ड या फिर जिसे हम लोग गार्ज बोलते हैं उसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मतलब वो एक मोड़ ले लेती है। वो मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। भारत में हमारा जो पूरब का एरिया है ना वहाँ पे हिमालय फैल जाता है। इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। किस किस राज्य से? उत्तर पूर्वी मतलब उत्तर पूर्व में जो जितने भी राज्य होंगे उनसे गुजरती हुई ये जाती हैं। तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं, जो अवसादी शैल जो चट्टान हमारे हैं वो मजबूत होते हैं, बलुआ पत्थर के बने होते हैं। ये सब शैल हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं, मतलब कि यहाँ के जो जंगल है बहुत ही घने हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। अगर हम बात करें कि पूर्वांचल में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं तो पटकाई है, नागा है, मिजो है तथा मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भारत के उत्तर मैदान की। उत्तरी मैदान कैसा है चलिए देखते हैं। उत्तर मतलब कि ऊपर वाले भाग की बात करेंगे। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। जो हमारा उत्तर मैदान है वो 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ जैसे कि सिंधु हो गया, गंगा हो गया तथा ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदी से बना है। ठीक, उत्तर का पूरा मैदान इन्हीं नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। अगर हम बात करें कि यह मैदान किस चीज़ का बना है, जलोढ़ मृदा का बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन जिसको हम लोग द्रोणी बोलेंगे उनमें जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय की गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। अगर हम बात करें उत्तरी मैदान का तो इसका विस्तार कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। कौन सा मैदान? जो हमारा उत्तरी वाला मैदान है ये 224 किलोमीटर लंबा है, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग हैं। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। अगर हम बात करें कृषि की दृष्टि से तो ये जो एरिया है बहुत ही उपजाऊ है, उत्पादक है। यहाँ पे उत्पादन बहुत अच्छा होता है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी जितना ढाल कम होगा नदी अपने आप उनकी तीव्र जो उनकी गति है वो कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है।
ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। वितरिकाएँ किसे कहते हैं भाई? जो हमारी नदियाँ हैं वो अपने निचले भाग में गाद एकत्र कर लेती हैं। इन गाद के एकत्रित हो जाने के कारण बहुत वो जो हमारी नदियाँ होती हैं वो कई सारी धाराओं में बट जाती हैं। इन्हीं धाराओं को हम लोग क्या बोलते हैं? वितरिकाएँ। यानी हमारी नदियों का धाराओं में बट जाना वितरिकाएँ कहलाता है। बोल रहा है क्या आप जानते हैं? दो आब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। यानी कहीं दो आब वर्ड आ जाता है तो आप उसका मतलब क्या निकालेंगे? दो नदियों के बीच का भाग निकालेंगे। दो आब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पाँच तथा आब का अर्थ है पानी, यानी पाँच पानी या पाँच नदी। दो आब का मतलब दो नदी और पंजाब का मतलब यानी पंजाब का मतलब पाँच नदी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।